हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के गद्य खंड से अध्याय 6 से अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई उनकी कहानी बहादुर के चौथे भाग पर चर्चा करेंगे। चलिए इसका चौथा भाग हम पढ़ते हैं। तीसरे भाग में हमने देखा था कि बहादुर पर किशोर बहुत अत्याचार करता है और छोटे छोटे काम भी उसे करवाता है, और एक काम भी ना होने पर उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, बहुत मारता है। और इतना कुछ होने के बाद बहादुर उसका काम करने से इनकार कर देता है। अब इसके आगे है, तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। लेखक कहते हैं कि मैंने उससे कड़ाई से पूछा, कि कड़ाई से यानी कि बहुत ही सख्त तरीके से पूछा कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते। बहादुर कहता है, बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। और बहादुर रोते हुए कहता है कि उन्होंने मेरे बाप को क्यों कुछ भी कहा, ऐसा भला बुरा मेरे पिता के नाम पे ऐसा क्यों कहा? मैं जानता था कि किशोर उसको और भी गंदी और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। लेखक यहाँ सब समझ रहे हैं कि किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, और यह भी जानते हैं कि वो घर का मुखिया, गृह स्वामी यानी कि घर का मुखिया होने के नाते उन्हें उन पर और भी कई सारे ऐसे दायित्व हैं जिसे उन्हें बहुत ही अच्छी तरह निभाना है। और इसीलिए वो समझ रहे हैं बहादुर की बात कि किशोर बहुत ही गंदी 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 गालियां देता है बहादुर को। और आज जब उसने उसे सुअर का बच्चा कहा, तो ये गाली सीधे तरीके से बहादुर के बाप पे चली गई। उसके बारे में यह इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ, ये किशोर ने गलत किया, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, ये बात यहाँ पर स्वीकार रहे हैं। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। और उल्टे लेखक बहादुर को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेहनत करो, और मेहनत बहुत अच्छी चीज है, काम चोरी नहीं करो। उनके कहने का ये तात्पर्य है। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा? जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। और बहादुर को समझाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रखते हैं, तुम दूसरे घरों में जाकर देखो, वहां इस तरह से कोई भी अपने नौकर चाकर को नहीं रखता है, भरपेट खाना भी नहीं देता है, और तुम तो घर के लड़के की तरह हो। और ये रूठना फूलना, मनाना और रूसना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये सब सब खत्म करो, ये झगड़ा लड़ाई खत्म करो और काम पर लग जाओ। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देखकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती।
लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती हैं। महीने महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। निर्मला थी बहुत अच्छी, वो दिल की बहुत साफ थी, लेकिन कुछ गांव की औरतें हैं जिन्होंने उसके कान भर दिए और कह दिया कि बहादुर को कहना वो अपनी रोटी खुद बनाए। यह बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। और बहादुर ने जब ऐसा देखा कि निर्मला अपनी खुद की रोटियां बनाकर उठ गई और बहादुर की रोटी उसने नहीं बनाई, तो बहादुर बहुत उदास हो गया, मुंह उतर गया, यानी कि उसका बहुत उदास हो गया वो, और चूल्हे के पास चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। बहादुर ने कुछ जवाब नहीं दिया। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, मतलब उसे बहुत चालाक कह रही हैं और कह रही है कि तुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मैंने सभी के लिए रोटियां बनाई और तेरे लिए नहीं बनाई। तू घर का नौकर है और तू अपना खाना स्वयं बनाकर खा। तू ये सोचेगा कि मैं तेरे लिए पतली पतली और नरम नरम रोटियां बनाकर तुझे खिलाऊंगी। तू घर का कोई लड़का नहीं है कि मैं तेरे लिए इतना कुछ करूंगी। तू अपना खाना खुद बना, नहीं तो भूखा रहेगा। इस तरह से निर्मला ने उससे कहा। पर बहादुर इसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती हो। चल बना रोटी। उसे इस तरह से डांट फटका कर निर्मला उसे कहती है, मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था और फिर बहादुर जवाब देता है कि मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे से रोटी सेकवाती थी और मैं रोने लगा था। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है। मारते मारते मुंह रंग दूंगी। अब निर्मला भी बहादुर से अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी और वो भी बहादुर को डांट फटकार लगा रही थी और उसे बार बार यह महसूस करा रही थी कि वह घर का कोई सदस्य नहीं है। वह उसे अपने लड़कों के बराबर नहीं समझती है। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। लेखक कह रहे हैं कि जब उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और वह रात भर भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अंगीठी यानी कि आग जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। वह रात में बहुत गुस्सा था बहादुर। उसने अपने लिए रोटियां नहीं बनाई थी और वह रात भर भूखा ही रहा। लेकिन जब सुबह हुई फिर से वह दोबारा हंसने लगा पहले की तरह और उसने अपने आप रोटियां बनाई और खुश भी हुआ और खाया भी उसने।
लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती हो तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में दो व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। कह रहे हैं कि अब उसको मारने वाले घर में दो व्यक्ति हो गए थे। पहले तो किशोर उसे मारता था, अब निर्मला भी उस पर हाथ छोड़ने लगी थी। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो ले जाएगा। लेखक कह रहे हैं कि बरसात बीत गई थी, अब आकाश पूरा साफ हो गया था और उन्होंने बहादुर की माँ को चिट्ठी लिखी थी कि उनका लड़का उनके पास है और बहुत ही मजे में है, अच्छी तरह से वहां पर काम कर रहा है और उसकी जो भी तनख्वाह है वो उसकी माँ को भेज दिया करेंगे। ये उन्होंने एक चिट्ठी में लिखी, लेकिन उस चिट्ठी का जवाब बहादुर की माँ की तरफ से नहीं आया। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। अब बहादुर से गलतियां बहुत होने लगी थी। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज था। मैं कभी कभी उसको इसको रोकना चाहता, फिर यह सोचकर चुप लगा जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक दृश्य है कि वो एक हंसता खिलखिलाता लड़का हमेशा सभी काम अच्छे से करता था, लेकिन जब से उसे मारपीट पड़ने लगी, घर में गाली गलौज देने लगे, तब से उसकी गलतियां और भी बढ़ गई। और लेखक कह रहे हैं कि यह मारपीट का ही नतीजा है कि जो वो और भी गलतियां करता जा रहा है। तो मतलब उसका मानसिक संतुलन अब उस तरह के नहीं रह गया जिस तरह का वो जब शुरुआत में आया था। उनके घर में सभी उसे बहुत ही लाड प्यार से व्यवहार करते थे। अब वैसा कोई भी स्थिति नहीं थी, इसलिए अब वो अधिकतर गलतियां करने लगा था। और वो कभी कभी सोचते भी थे लेखक कि सोचकर चुप रह जाते थे कि नौकर चाकर के साथ तो मारपीट चलती ही रहती है, नौकरों पर तो हाथ मालिक उठाया ही करते हैं, इसलिए वो ऐसा उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करते थे। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। उनकी बीवी जो निर्मला है, उनके कुछ रिश्तेदार आए थे, वो अपने सह परिवार के साथ आए थे भेंट मुलाकात करने के लिए। और जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसे अच्छा खान पान कराते हैं, तो उसी तरह से लेखक भी बाजार गए, वहां से मछली लेकर आए, चावल लेकर आए। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। क्या घटना हो गई? अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई को अंदर झांक कर देखा। रिश्तेदारों में जिस तरह की बातें होती रहती हैं, अधिकतर रिश्तेदार आ जाते हैं घर पे, तो बातें तो चलती ही रहती हैं और इधर उधर की बातें कुछ ज्यादा होती हैं। तो बस सब वही सब बातें होने लगी और अचानक से उस रिश्तेदार की पत्नी ने नीचे फर्श पर झुककर देखा कि उन्होंने चारपाई के अंदर भी झांका। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। और क्या जांच पड़ताल कर रही थी? मतलब वो देख रही हैं इधर उधर झांक कर झुक कर कि कहीं कोई गंदगी और घर अच्छे से साफ सफाई होती है कि नहीं। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली,
क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना। अब वो साथ साथ घर की साफ सफाई नहीं देख रही हैं, वो देख रही हैं कि उनके पैसे जो नीचे गिर गए हैं वही वो ढूंढ रही है। घर की साफ सफाई ऐसा कुछ उनका मतलब नहीं है, वो कुछ और करना चाहती हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या करना चाहती है। हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपए मैंने खूट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए। खूट खोला ही था, फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। ऐसा उन्होंने उसने सोचा था। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही ले आती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुक कर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना। वह उधर आया था, कुछ देर तक वहां खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अब उनका इशारा है बहादुर की तरफ। वो कहना चाहती हैं कि शायद बहादुर ने वो रुपए देखे होंगे और उठा लिए होंगे। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। उन्होंने कहा, नहीं वो ऐसा नहीं है। यू डू नॉट यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। रिश्तेदार ने इंग्लिश में अंग्रेजी में यह बात कही। यू डू नॉट नो दिस, आप नहीं जानते इन जैसे लोगों को। एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, इस तरह के काम काज में ये बहुत एक्सपर्ट है, बहुत चालाक है। मतलब चोरी चकारी करने में ये बहुत चालाक होते हैं ऐसे लोग। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने दो चार आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। और उस रिश्तेदार की बात सुनकर सोचने लगे लेखक कि अब कोई किसी के दिल की बात कैसे जान सकता है, न जाने वैसे वैसा किया हो उसने। लेकिन वो यह भी सोच रहे थे कि बहादुर ऐसा नहीं है। हालांकि हमारे फर्श पर हमारे घर में ही अगर इधर उधर कुछ पैसे पड़े होते थे तो वो भी वो उठाकर निर्मला के हाथों में दे देता था, तो शायद वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो दोनों तरफ से सोच रहे थे कि वो ऐसा कर भी सकता है। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। लेखक ने बहुत कड़े स्वर में सख्ती से आवाज दी, बहादुर। बहादुर ने कहा, जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। बहादुर आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? लेखक ने कहा, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? बहादुर ने कहा, जी नहीं बाबूजी। उसने निर्भय उत्तर दिया, उसने बिना डरे हुए उत्तर दिया, क्योंकि उसने वो काम नहीं किया था, इसलिए उसे किसी बात का डर नहीं था। फिर कह रहे लेखक, तुम ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। बहादुर ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। उसने कहा, तुम यहाँ खड़े नहीं थे। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ खड़े नहीं थे, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी, अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। उस रिश्तेदार ने इस तरह से बहादुर को चेतावनी दी और समझा बुझाकर वो कहना चाहती है कि अगर तुमने लिए हैं तो बता दो, क्योंकि अब मेरे पास उसके अलावा और पैसे नहीं है। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। बहादुर ने कहा, मैं तो बाहर नमक लेने गया। फिर कहा उसने, सच सच बता बहादुर।
अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा और पुलिस के पास उसे भेज दूंगा, ऐसा कह रहे हैं। मैं चिल्ला पड़ा। वो बहुत चिल्लाकर कह रहे हैं लेखक कि अगर सच सच बता, अगर नहीं बताएगा सच तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। बहादुर बहुत डर गया था और वो कह रहा है कि मैंने नहीं लिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे और जब लेखक ने उसे तमाचा मारा बहादुर को तो वह गिरते गिरते बचा और वह रोने भी लगा। और इधर लेखक सोच रहे थे कि शायद ऐसा करने पर वो बता देगा। फिर भी बहादुर ने कहा मैंने नहीं लिया। तो ये था हमारा आज का चौथा भाग बहादुर से। जो कि बहादुर एक बहुत ही नेक और अच्छा लड़का है, जिस पर अब घर परिवार के लोग उस तरफ चोरी का भी इल्जाम लगाने लगे हैं और वो सोचने लगे हैं कि अब बहादुर ऐसा भी कुछ कर सकता है। और अब बहादुर रोने भी लगा था ऐसी घटना के बाद कि उसके मालिक ने उस पर हाथ उठाया। और इसका अगला भाग है जो आखिरी भाग, भाग 5, वो हम इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।